ये वो नाम है जो किसी पहचान का मोहताज नहीं, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरे देश विदेश में, पूरी दुनिया में इनके नाम का डंका बजता था। और इनके लाखों करोड़ों श्रद्धालु थे जो इन्हें दिल से चाहते थे, जो इनकी कथा सुनने के लिए लाखों का हुजूम टूट पड़ता था। मात्र 25 साल की उम्र में ये अब हमारे बीच में से चली गई हैं, ये हमारे बीच में नहीं है। हम बात करेंगे साध्वी प्रेमबाई साहब की मौत के रहस्य का, उस गुत्थी का। नमस्कार, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूं। आज फिर एक सच्ची घटना के साथ आपके सामने एक कहानी लेकर आया हूं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। के जोधपुर के पास एक छोटे से इलाके में रहने वाली साध्वी अपने माता और पिता के साथ रहती थी। साध्वी एक इकलौती संतान थी। इनका कोई और भाई बहन नहीं थे। साध्वी के पिताजी पेशे से एक ट्रक ड्राइवर थे। माँ गृहिणी थी, लेकिन माँ काफी ज्यादा धार्मिक थी। माँ को ईश्वर की साधना करने में काफी आनंद आता था। जब प्रेमबाई साहब की माँ इतनी धार्मिक थी कि वो कई बार तो एक एक महीने का उपवास रखा करती थी, यानी व्रत एक एक महीने का व्रत रखा करती थी। उनकी धीरे धीरे धार्मिक आस्था ये और बढ़ती गई। अपनी माँ को देखकर प्रेमबाई साहब के अंदर भी अपने सनातन धर्म का प्रचार और सनातन धर्म के और नजदीक से जानने की और इसका प्रचार प्रसार करने की धीरे धीरे बाल अवस्था से ही उनके अंदर ये विचार आने लगे। साथ ही साथ जब उनके पिता थे, जब अपनी पत्नी को व्रत और ये उपवास करते देखते थे, साधना करते हुए देखते थे, तो उनके अंदर भी इस तरह की एक इच्छा जागृत हुई। आस्था रखने लग गए कि एक बार तो उन्होंने 4 से 5 महीने का व्रत उपवास रखा, जिसके लिए उनके रिश्तेदारों को बीच में आना पड़ा और उनके उपवास को जबरन तोड़ाने की प्रयास किया गया। क्योंकि हालांकि इसके पीछे मंशा उनकी कोई गलत नहीं थी, लेकिन 4 से 5 महीने का उपवास आप जान सकते हैं कि एक तरह से मृत्यु को बुलावा देने के लिए काफी होता है। तो सिर्फ इस मकसद से, जिसकी वजह से उन रिश्तेदारों और इनके आपसी लोगों के बीच में काफी वाद विवाद भी हुआ और मनमुटाव हुआ। खैर, आगे बढ़ते हैं। जब धीरे धीरे इनकी धर्म के प्रति आस्था बढ़ने लगी और जिज्ञासा बढ़ने लगी धर्म का प्रचार प्रसार करने की, तो इनके पिता ने जोधपुर में शहर के अंदर एक छोटी सी जमीन ले ली, कुटिया टाइप। अब वहां पर ये अपनी फैमिली के साथ रहने लगे। अब वहां पर जब ये रहने लगे तो जो पत्नी थी इनकी तबीयत बिगड़ी और वो कुछ ही दिनों बाद चल बसी। अब मौत के कारणों का पता नहीं चला, वजह बताई जा रही है कि बीमार रही थी। ठीक है, बात आई गई हो गई। अब इस मौत का सदमा प्रेमबाई साहब को अंदर तक झकझोर गया। प्रेमबाई साहब पूरी तरह टूट गई। घर की इकलौती लड़की, इकलौती संतान। खैर, पिता ने ढांढस बांधा। पिता हर तरह से उनके साथ खड़े रहे। जब उन्होंने देखा कि बेटी की जिज्ञासा सनातन धर्म को जानने की और ईश्वर की साधना करने में है, तो उन्होंने बेटी का साथ दिया। वो जाने माने जो गुरु होते थे पास लेकर जाने लगे शिक्षा दीक्षा के लिए। वहां पर उसकी पढ़ाई लिखाई हुई, वेदों का ज्ञान उन्हें दिया गया, कथा वगैरह। अब धीरे धीरे उम्र बढ़ने लगी। 12 साल की उम्र प्रेमबाई साहब की हो चुकी थी। 12 साल की उम्र में यूं समझिए अपने करियर का पहला कथा वचन उन्होंने अपने शहर के पास एक इलाके में किया। और कहा जाता है कि हजारों लाखों की तादाद में यहां पर भीड़ आई थी। वो पाठ था, वो खत्म हुआ, जो समाप्त हुआ वो प्रोग्राम, उन लोगों की आंखों में आंसू और इतना प्रेम प्रेमबाई साहब के लिए उमड़ रहा था कि इतनी सुरीली आवाज, हर कोई उनका अंधभक्त हो गया। धीरे धीरे बात आस पड़ोस के इलाके में फैलने लगी। एक दूसरे को लोग बताने लगे। प्रेमबाई साहब का हौसला भी बुलंद हुआ और धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता गया। प्रेमबाई साहब की प्रसिद्धता, पॉपुलैरिटी और बढ़ने लगी। आस पड़ोस के इलाकों से, अलग अलग शहरों से उनको कथावाचन के लिए बुलाया जाता था। न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी जाकर उन्होंने सनातन का प्रचार किया। कहा जाता है कि उनका वो अपने आप को इस सनातन धर्म के अंदर उनका जन्म हुआ। वो इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देती हैं कि वो सनातन धर्म के अंदर उनका जन्म हुआ। उन्हें ये मौका मिला कि वो सनातन धर्म का प्रचार कर सकें और ईश्वर की साधना करें। तो इस तरह से वो अपने जीवन को बहुत ही धन्य मानती हैं। अब बात ये होती है कि वो काफी, जैसा कि वो व्यस्त रहने लगी। अब 27 जनवरी 2026 की बात है। ये कहीं से प्रोग्राम कर आई थी
और 2 दिन बाद फिर से इनके कुछ प्रोग्राम और थे, लाइनअप थे, और ये बड़े लेवल के प्रोग्राम थे। कहा जाता है कि चंडीगढ़ और अजमेर के प्रोग्राम थे, जहां पर खुद चीफ गेस्ट सीएम आने वाले थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रोग्राम कर कर आई, वहां पर इनकी 28 तारीख को दोपहर के टाइम थोड़ा सा शरीर में हरारत हुई। इन्होंने पिताजी को बोला कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है, सर्दी जुकाम खांसी वगैरह। तो पिताजी ने बोला कि इनके पिताजी का जोधपुर के किसी जोधपुर शहर के अंदर कोई परिचित का हॉस्पिटल था। इन्होंने कहा वहां चलते हैं, दिखा देते हैं। तो प्रेम भाई साहब ने बात को टाल दी, नहीं इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो हल्की सी है, ठीक हो जाएगी। तो पिता ने कहा ठीक है। पिता ने, इनका एक कंपाउंडर था मिलने वाला, तो उसको कॉल करा। कंपाउंडर साहब आए, उन्होंने प्रेम भाई साहब को एक इंजेक्शन लगाया। अब उस इंजेक्शन के अंदर क्या था क्या नहीं था, उन्होंने उनसे क्या पूछा नहीं पूछा, कुछ नहीं पता। उन्होंने इंजेक्शन, डेक्सोना नाम का कोई इंजेक्शन प्रेम भाई साहब को लगाया, और उसके बाद ही प्रेम भाई साहब की 3 से 4-5 सेकंड बाद तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी। अब ऐसी स्थिति देखकर पिता घबरा गए। पिता उन्हें फौरन हॉस्पिटल लेकर गए अपने परिजन, उन्हें मृत घोषित कर दिया कि ये अब मर चुकी है। अब 3 से 5 सेकंड बाद इंजेक्शन देने के, ऐसा क्या था उस इंजेक्शन के अंदर, क्या वो उनकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाई, उनको सूट नहीं करा, या रिएक्शन हो गया, या उस इंजेक्शन को क्या कहकर लगाया गया था, क्या था, वो कोई सर्टिफाइड कोई डॉक्टर भी नहीं था जिससे कोई सवाल जवाब कर सके। और ऐसा बताया जाता है कि वो कंपाउंडर इससे पहले भी कई बार इनके आ चुका है और इनको डिक्सोना नाम का इंजेक्शन दे चुका है। खैर, मामले ने तूल पकड़ा, गर्मा गर्मी बड़ी, भीड़ इकट्ठी होने लगी। जैसे जैसे उनके फैंस को, या जो उनके जो चाहने वाले थे प्रेम भाई साहब के, उन सभी के लिए ये एक बहुत ही स्तब्ध कर देने वाली घटना थी। सभी लोग वहां पर आकर इकट्ठा होने लगे और पोस्टमार्टम की जांच की सब लोग बोलने लगे। अब पिता इस बात पर अड़ गए कि पोस्टमार्टम नहीं होगा और मैं नहीं होने दूंगा मेरी बेटी का पोस्टमार्टम। अब मामला बड़ा था, बड़ी हस्ती थी, तो पुलिस को भी इस मामले में आना पड़ा बीच में। पुलिस ने काफी समझाया, कुछ और बड़े जो लोग थे उन्होंने भी काफी समझाइश के बाद पिता जैसे तैसे पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए। हालांकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही खुलासा होगा। लेकिन अब यहां तक तो ये बात ठीक थी। अब मामला गंभीर कब बनता है कि प्रेम भाई साहब का सोशल मीडिया अकाउंट है। अब उस अकाउंट पर मरने के बाद कोई जाकर अपने मन में चल रही जो दुविधा है या कोई सवाल जवाब है, उनको वो कैसे एक पेपर पे लिखेगा और वो पूरा लंबा चौड़ा एक अपनी व्यथा को उस पर जाकर अपलोड कर देगा। तो यहां से थोड़ा मामला पेचीदा बनना चालू हुआ। अब जांच की आदेश निकले, जांच का। तो जब उनके पिता से इस बारे में पूछा गया तो पिता ने कहा कि वो लेटर उनके पास था, उन्हें मिला था, और उन्होंने अपने ड्राइवर को बोला कि ये लेटर जाकर प्रेमा के अकाउंट पर अपलोड कर दो। बस मुझे इतना पता है, इसके आगे मैं नहीं कह सकता। ऐसा कहकर उन्होंने बात को टाल दिया। अब सवाल ये बनता है कि ये कैसे पता किसी को हो सकता है कि मैं अब 3 घंटे बाद मर जाऊंगा या 4 घंटे बाद मैं मर जाऊंगा और मुझे ये बात कहनी है। और अगर ये बात उन्होंने उनको लेटर दिया अपने पिता को, तो क्या इनके पिता को इस लेटर के बारे में नहीं पता था? और अगर पता था तो उन्होंने इसके लिए उनकी इलाज अच्छे से क्यों नहीं कराया, इलाज में कोताही क्यों बरती गई? तो यहां पर काफी सारे सवाल निकल के आ रहे हैं, काफी संशय बना हुआ है और एसआईटी की गठन कर दी गई है पूरे मामले को देखने के लिए। इसकी पूरे अच्छे से जांच हो तो एसआईटी की टीम बताएगी। कहा जाता है कि उस सुसाइड नोट के अंदर ये लिखा गया है कि मैं अपने आप को बहुत ही धन्य मानती हूं कि मैं सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हमेशा खड़ी रही और मुझे ईश्वर के ऊपर बहुत भरोसा है। मैं शंकराचार्य भगवान के ऊपर भी मुझे पूरा भरोसा है कि मुझे न्याय मिलेगा और मैं अग्नि परीक्षा के लिए तैयार थी, लेकिन
शायद मेरे नसीब में ये नहीं था, मुझे ऊपर ही जाकर अग्नि परीक्षा देनी होगी, और इस तरह की कुछ बातें उसके अंदर लिखी गई हैं। दरअसल हुआ क्या था, 6 महीने पहले अगर अपन पीछे जाएंगे तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया पर प्रेम बाईसा का एक वीडियो वायरल हुआ था, और जिसको काफी आपत्तिजनक तरीके से प्रदर्शित किया गया था, काट छांट उसमें कर। वो ये था कि प्रेम बाईसा अपने कमरे में विश्राम कर रही थी, बिस्तर पर लेटी हुई थी, और उन्होंने भगवा कलर का जो चोला वो हमेशा पहनती थी वो वस्त्र ग्रहण किए हुए थे। अब इनके पिता की एंट्री होती है, और हो सकता है काफी समय बाद वो मिले हों आपस में, तो एक बेटी और पिता का जो स्नेह होता है, जो लाड़ दुलार होता है, वो गले आकर लग गई और मुस्कुरा रही थी। पिता भी काफी खुश हो रहे थे। ये इस वीडियो के अंदर टोटल है, और अगर आप चाहेंगे तो ये वीडियो आपको अभी भी मिल जाएगा। तो मैंने भी इस वीडियो को उस टाइम भी देखा था, और अभी फिर काफी बार इसको देखा अलग अलग एंगल से, तो इसमें मुझे कुछ आपत्तिजनक लगा नहीं। ठीक है, तो हालांकि उसको इस तरह से प्रदर्शित किया गया है, तो इनकी छवि को खराब करने की कोशिश की गई थी, जिसके लिए इन्होंने उस वीडियो के वायरल होने के बाद वहां के नजदीकी पुलिस प्रशासन थाने में जाकर पुलिस प्रशासन को अवगत भी किया था, FIR भी दी थी, जिसमें ये निकल के आया था कि वीडियो वायरल होने से कुछ दिनों पहले इनके पास एक कॉल आया था 4 से 5 लोग, आप हमें 20 लाख रुपए दे दीजिए, अन्यथा आपका हमारे पास एक वीडियो है जिसको हम वायरल कर देंगे। साध्वी ने ऐसा करने से बिल्कुल मना कर दिया कि मैं कोई पैसा नहीं दूंगी, और तुम्हें जो करना है वो कर लीजिए, और ना ही ऐसी कोई वीडियो है। अब उन शातिर लोगों ने इस वीडियो को काट छांट कर इसको वीडियो को वायरल कर दिया। तो फिलहाल इस मामले में जांच चल रही है, दोषियों के अभी नाम सामने नहीं आए हैं, और बस यहीं से वो मुद्दा शुरू होता है जो इस लेटर के हवाले से वो खबर देना चाह रही हैं कि मैं अग्नि परीक्षा तक देने को तैयार थी और हूं, लेकिन शायद ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। एक मामला इसमें यह निकल के आ रहा है कि जब जो इंसिडेंट हुआ था, तो जैसा कि नाम शोहरत पैसा कमाया था, तो ये छोटी जो कुटिया थी ये बड़े कोठी के रूप में बदल चुकी थी, एक महल सा बन चुका था, तो वहां पर CCTV भी लगे हुए थे। जब उन कैमरे एंगल्स की जांच की गई तो उनमें कुछ था ही नहीं, सारे कैमरे बंद थे। तो यहीं से संदेह और शंका पुलिस को और बाकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को लगने लगी है। फिलहाल देखते हैं कि मामला SIT में है, जांच में ही खुलासा होगा, और विसरा रिपोर्ट आने के बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा। बाकी सभी श्रद्धालुओं के लिए, सभी उनके भक्तों के लिए, और न सिर्फ सनातन धर्म के एक प्रचारक के रूप में, एक साध्वी के रूप में, और एक युवा के रूप में, हम सभी लोगों के लिए साध्वी प्रेम बाईसा की मृत्यु एक दुखद है। आज के लिए बस इतना ही। मैं राकेश अग्रवाल फिर आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा एक सच्ची घटना के साथ, एक क्राइम सीरीज लेकर।